नमस्कार, टीसीबी 24 न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम अपने खास और नए प्रोग्राम अफसर का सफर के दूसरे एपिसोड पर है, जहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजधानी रायपुर में बतौर सीएसपी विधानसभा पदस्थ राहुल देव शर्मा जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टीसीबी 24 न्यूज पर। जी थैंक यू। राहुल जी को सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हाल ही में सीएसपी राहुल देव शर्मा जी को एडिशनल एसपी के पद पर पदोन्नति मिली है। कैसा लग रहा है आपको? प्रमोशन काफी लंबे वक्त से अटकी हुई थी, हाल ही में आपको एडिशनल एसपी के पद पर प्रमोट किया गया है, कैसा फील हो रहा है? देखिए, प्रमोशन होना हमेशा ही सुखदायक होता है और भविष्य में अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो निश्चित रूप से खुशी हो रही है। आपको प्रोग्राम के बारे में बताना चाहेंगे कि अफसर का सफर में हम जो अपने दर्शक हैं उनको आपकी जीवनी के बारे में बताते हैं, और ऐसे जो पीएससी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं जो पब्लिक सर्विस में आना चाहते हैं उनको एक नई दिशा मिलती है, उनको एक नई सोच मिलती है। तो इस सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि आपका जन्म स्थान कहाँ का था, आपकी परवरिश कहाँ पर हुई? मैं रायपुर का ही रहने वाला हूँ, रायपुर में ही मेरी परवरिश हुई, सारी पढ़ाई लिखाई रायपुर से ही हुई है। जी, आपकी प्राथमिक शिक्षा की बात की जाए तो कौन से आप स्कूल से प्राथमिक शिक्षा हासिल किए हैं? चौबे कॉलोनी स्कूल है, वहाँ से मैंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अपनी संपन्न की है। उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए मैं गवर्नमेंट स्कूल, जिसको वर्तमान में JN पांडे के रूप में जाना जाता है, उस स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। कॉलेज की अगर बात की जाए तो किस स्ट्रीम पर आपने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की है? साइंस बैकग्राउंड का था मैं। साइंस कॉलेज रायपुर से मैंने BSc की, फिर MSc जियोलॉजी में की, फिर 2004 में MSc पास आउट हूँ। और इस सर्विस में आने के पहले मैं सहायक संचालक भौमिकी विद असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट के रूप में भी माइनिंग में रह चुका हूँ। चूँकि बहुत कम लोगों की ये शक्ति रहती है कि वो पब्लिक सर्विस पर आए, और इस प्रकार की कठिन ये जो सर्विस है, जो कि माना जाता है कि बच्चे के जन्म से लेकर इंसान की मौत तक का काम जो है पूरा पुलिस का रहता है, इस सर्विस में आने के लिए क्या ऐसी कोई घटना घटी या बचपन से ही ऐसा सोच थी कि आगे चल करके पुलिस अफसर बनना है? मेरा जो परिवार का बैकग्राउंड है वो नौकरी पेशा रहा है। पिताजी मेरे शासकीय आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, और मेरे बड़े भाई साहब DSP के रूप में चयनित थे 1990 बैच के, वर्तमान में DIG बालाघाट है अनुराग शर्मा, और एक भाई मेरे तहसीलदार हैं आशुतोष शर्मा MP में ही। तो परिवार का बैकग्राउंड जो था वो नौकरी पेशा की ओर रहा था, और शासकीय नौकरी के लिए तो PSC जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो फिर मैंने आफ्टर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन MSc के बाद मैंने PSC की प्रिपरेशन चालू कर दी। कितना वक्त आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में लगा? लगभग 6 से 8 साल का समय लग गया मेरे को इस सर्विस को करते हुए। मैं तैयारी करने के साथ साथ बीच में कोचिंग में पढ़ाने भी लगा था, क्योंकि समय लंबा हो गया था। हमारे समय PSC लगातार होती नहीं थी। मैं 2003 की PSC दिया, जिसमें प्री निकला, फिर 2007 की PSC दिया, फिर जो 2008 की PSC थी जो हाई कोर्ट में स्टे लग गया था, काफ़ी लंबा समय रहा स्टे। 2013 में ज्वाइनिंग हुई मेरी। फैमिली से किस प्रकार का सपोर्ट मिला आपको पढ़ाई के दौरान? चूँकि एक कॉन्फिडेंस जो है वो घर पर ही बिल्डअप होता है, घर के माहौल के अनुसार। तो आपको किस तरीके का, जैसे आप बता रहे हैं कि 6 से 8 साल लगभग आपको लग गए PSC को क्रैक करने में, इस दौरान क्या फैमिली आपके सपोर्ट में थी, या फिर इस सर्विस की सपने को छोड़ने के लिए कुछ और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित किया? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपके माध्यम से सभी प्रतिभागियों को बताना चाहूँगा कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। एक समय में हताश भी हो गया था, अपने फादर को बोला था कि पापा मेरे से नहीं हो पाएगा करके। तो पापा मेरे बोले थे कि मैं तेरे को कुछ बोला क्या, जब तक मेरा रिटायरमेंट है तब तक तू तैयारी कर करके। तो वो जो क्षण था उस पर मैं डाइवर्ट होने लगा था, हिम्मत हार गया था एक बार। पर मेरे फादर ने सपोर्ट किया, मेरी मदर ने सपोर्ट किया, और इस प्रकार के प्रतिभागियों को बहुत सारे जो खुद तो सुनने पड़ते हैं ताने, माता पिता और फैमिली वालों को भी सुनने पड़ते हैं कि PSC में किसी का कहाँ होता है। लोग उस समय, मैं खुद मतलब अपने भाई के अलावा किसी डायरेक्ट DSP को देखा ही नहीं था कि कैसा होता है करके। वैसी परिस्थितियाँ उस समय होती थी, परीक्षाएं होती नहीं थी, तो कहाँ किसी का होता है, इस टाइप से लोग
हतोत्साहित भी करने का प्रयास करते हैं। तो स्वयं को और माता पिता का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के ऊपर विश्वास रखें कि अगर वो इस परीक्षा में सफल नहीं होगा तो दूसरे में होगा, नहीं तीसरे में होगा। एक ऐसा सागर है जहाँ से कुछ ना कुछ आदमी निकाल के आ ही जाता है, पर उसको हिम्मत नहीं हारना है। अगर वो लक्ष्य को छोड़ते जाएगा, अच्छा इसको भी कर लेता हूँ, ये नहीं हुआ तो उसको ट्राई कर लेता हूँ, तो ना वो यहाँ का रहेगा ना कहीं और का रहेगा। तो एक फैमिली की तरफ से एक बेहतर हाँ, सपोर्ट बहुत सपोर्ट हमेशा से रहा है। हाँ जरूर। सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग? मैंने कोचिंग ली थी, पहले के समय ज़्यादा कोचिंग होती थी, टूटेजा कोचिंग से मैंने पढ़ाई की। फिर इसके अलावा बीच में दिल्ली भी गया। इस तरीके से मैंने कोचिंग का सहारा लिया, जिससे कम समय में एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है अगर अच्छी कोचिंग में आप ज्वाइन करते हैं। ये एक बड़ा सवाल एस्पिरेंट्स के लिए रहता है जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, क्या वो कोचिंग लेना अनिवार्य है या फिर सेल्फ स्टडी से भी वो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? देखिए, एक लाइन की बात है कि जो परीक्षा में सवाल आते हैं वो आपसे बनने चाहिए। अब आप उसको सेल्फ स्टडी से करिए या कोचिंग से करिए। कोचिंग से फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत जल्दी बता देते हैं वो कि हमको तैयारी कैसी करनी है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ आपको मटेरियल मिलेंगे। आप सेल्फ स्टडी में आपके जो समय है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए कोचिंग अगर अच्छी कोचिंग होना ज़रूरी है। मार्गदर्शन आपको कहीं से मिले, पर जो परीक्षा की डिमांड है वो फुलफिल होनी चाहिए। चाहे आप स्वयं पढ़ें चाहे कोचिंग के माध्यम से पढ़ें, वो मैटर नहीं करता। कोचिंग से आपका थोड़ा समय बच जाता है। कितने साल हो गए आपको इस सर्विस में आए हुए? लगभग 8 साल मेरे पूरे हो गए हैं इसमें। पहली पोस्टिंग आपकी कहाँ पर? मैं बेमेतरा में एज ए प्रशिक्षु डीएसपी के रूप में रहा। उसके बाद गरियाबंद के नक्सल क्षेत्र मैनपुर में एसडीओपी मैनपुर 3.5 साल रहा। इसके बाद कोरबा सीएसपी के रूप में रहा और कोरबा सीएसपी वर्तमान में सीएसपी विधानसभा के रूप में आया। ड्यूटी कर रहे हैं, 8 साल हो गए आपको, कितनी कठिन मानते हैं पुलिस की? देखिए, पुलिस एक रोमांच करने वाला जॉब है। जैसे आम लोगों की धारणा है कि पुलिस 24 घंटे का जॉब है, हर कोई यही मिलता है। सबसे पहला सवाल करता है 24 घंटे का जॉब है, आप कैसे करते हैं करके। पर मेरे को लगता है जो सफलता मिलती है आपको पुलिस की, देखिए, एक होता है कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना या कोई इमरजेंसी आने पे जाना, पर जो अचीवमेंट या जिस प्रकार का जॉब है वो बड़ा आनंददायक रहता है। नक्सल क्षेत्र लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा टफ रहेगा, नक्सल में कैसे जाओगे, कैसे करोगे। मैनपुर जब मेरी हुई थी तो लोग काला पानी उसको बोलते थे, पर जो अभी तक का जो नौकरी का जो सबसे अच्छा कार्यकाल रहा है वो मैनपुर का रहा है, नक्सल क्षेत्र का। वहाँ आप अपने हिसाब से नौकरी करते हैं और रियल चैलेंजेस मिलते हैं आपके सामने, जिसको देख के लोग बड़े होते हैं कि मैं वर्दी पहनूंगा, बंदूक रहेगी हाथ में, गोली चलाऊंगा। वो हमने फील किया है, उसको हमने महसूस किया, अनुभव किया, जिया है। दूसरा, जो चोरी डकैती मर्डर जैसे चीज़ें होती हैं, जब आप इसको क्रैक करते हैं, किसी को तो करना ही है, आप रहे नहीं रहे, समाज में मर्डर होते रहेंगे, लूट डकैती चोरी होती रहेगी, समाज है तो ये उसका पार्ट है। पर इसको जो सुलझाने का जो सुख प्राप्त होता है ना, मतलब मर्डर जब मैं निकालता हूँ तो मैं ये सोच के निकालना शुरू करता हूँ कि उस मृत आत्मा को मेरे को शांति दिलानी है, इस उद्देश्य के साथ मैं करता हूँ। और जब मर्डर सुलझ जाता है तो मेरे को बहुत संतुष्टि होती है कि उस व्यक्ति को न्याय मिला जो मर गया। फैमिली वालों को तो मिला ही मिला, पर उस मृत व्यक्ति को भी न्याय मिला कि अपराधी ने उसके साथ गलत किया, और बेचारा अगर हम अध्यात्म पे जाएंगे तो इस तरीके से सुलझाने में बड़ा सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। एक डकैती का प्रयास हुआ, उसमें लगभग खमाड़ी थाने में 8 डकैत हमने पकड़े, ठीक है, 2 पकड़े जा चुके थे, उसके आधार पे 6 डकैत पकड़े। उसके कारण 2 दिन हमने सोई नहीं, पूरी टीम नहीं सोई हमारी, पर किसी को भी थकावट नहीं थी। एक डकैत पकड़ते जा रहे थे धीरे, कोई यहाँ से, कोई कांकेर से, कोई भिलाई से, पर उससे संतोष का अनुभव होता है। तो पुलिस जो है बहुत संतोषदायक जॉब लगती है मेरे को। आप बतौर राजधानी रायपुर में सीएसपी विधानसभा के पद पर पदस्थ है। आपके संभाग के अंदर विधानसभा खरोरा सहित खमाड़ी थाना क्षेत्र आता है। लगातार देखेंगे कि कल जैसे डकैती की बात ही की जाए तो थाने से चंद कदमों की दूरी पर ये घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जाती है। क्या डकैत और चोर इतने बेखौफ हो गए हैं? क्या पुलिस का खौफ अपराधियों पर कम होता नजर आ रहा है? देखिए, पुलिस का खौफ अपराधियों पर कम हो रहा है ऐसा कहना उचित नहीं है। ये घटना और अन्य घटनाओं पे ये परिवर्तित होते जाता है। इसको इस संदर्भ में समझिएगा कि जो घटना थी उसका जो मास्टरमाइंड था और प्रार्थी जिसके घर पे घटना हुई, दोनों एक साथ काम करते थे। तो मास्टरमाइंड को मालूम था
कि ये व्यक्ति के घर पे पैसे रहते हैं, आते जाते रहते हैं। ये व्यक्ति जो है 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक नहीं रहता है, घर में केवल इसकी पत्नी रहती है। तो इसको आप समझिएगा कि ये पूरी उसकी चीज़ों को जानता था, कमियों को। उसके बाद उसने अटेम्प्ट किया। एक ये घटना हो गई। एक घटना होती है कि रैंडम आके अपराध करके चला जाता है, पुलिस उसको पकड़ती है। अगर अपराध या अपराधियों पर पुलिस का खौफ कम हो जाता तो शायद हम लोगों का घर से निकलना दूभर हो जाता। पर आज भी महिलाएं 12 बजे रात तक आप देखिएगा रायपुर में कि लोग मरीन ड्राइव का आनंद लेते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, फिल्मों का आनंद लेते हैं। तो पुलिस है यही सोचकर लोग बाहर निकलते हैं। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि पुलिस का खौफ जो है अपराध पे कम हो गया। 8 साल की आपकी सर्विस रही है, ऐसी कोई रोमांचक घटना जो हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसा कुछ हुआ जहां पर लगा कि हाँ, इस सर्विस में आकर के इस चीज़ को मैंने हासिल किया, या अपने किसी साथी को बतौर, जैसे आप बता रहे हैं कि नक्सल एरिया में पदस्थ थे, तो किसी साथी को बचाया है, किसी और कोई ऐसी घटना? बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, है ना। इसमें नक्सल क्षेत्र की बात करूंगा मैं कि मेरे साथी सर्चिंग पे जाते थे। हम लोग नक्सल एरिया में रूटीन सर्च चलते रहती है नक्सलियों के ऊपर। तो मेरे को भी जाना था, मैं जा नहीं पाया। मेरे को फिर अगले दिन जाना था। मेरे साथी गए जो सिपाही थे, ब्लास्ट में 2 लड़के ख़त्म हो गए। वहाँ से फिर जो सब इंस्पेक्टर और अन्य लोग थे वो घिर गए थे नक्सलियों के बीच। वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप आइए, सर बचाइए, सर आइए, सर बचाइए। तो किसी भी हालत में हम लोग को मतलब खतरे तो थे कि आईडी बीच में लगा होगा। इसके बावजूद मेरा साथी फंसा है तो फिर मैं सारी चीज़ भूल गया, है ना। मोटरसाइकिल में अपनी पार्टी लिया और निकल गया। मोटरसाइकिल में जाना बहुत खतरनाक होता है क्योंकि आप आसानी से ट्रेस हो जाते हो, और एक बार आपकी पार्टी फंसी है तो आप जा रहे हो तो नक्सली को मालूम है कि बैकअप पार्टी आएगी, तो बैकअप पार्टी को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। बावजूद उसके गया क्योंकि वो जो मेरा सब इंस्पेक्टर, उसको मेरे पर पूरा फेथ है। सर आप आइए, सर कैसे वहाँ फ़ोन कर रहा है बेचारा ले दे के, सर आप आइए, गोली चल रही है, आवाज़ आ रही है, आप आइए। तो गया और पार्टी को सुरक्षित निकाला। बहुत दुख भी हुआ कि मेरे 2 लड़के वहाँ शहीद हो गए करके। उसके बाद हमने बहुत तेज़ी से बदला लिया और एक उनका बहुत बड़ा कमांडर मारा वहाँ पे, एक बड़े कमांडर को गिरफ्तार किया। तो थोड़ा सा संतुष्टि भी हुई कि थोड़ा तो बदला लिया हमने उनसे करके। इसके अलावा अभी बहुत सारी घटनाएं, पर रायपुर की एक घटना अभी आने के बाद खरोरा थाने में 2011 14 जनवरी का मर्डर है, जो 10 साल से ऊपर हो गया उस केस को। पेंडिंग था, ब्लाइंड मर्डर था, पुलिस ने खात्मा डाल दिया था। उसका बेटा आया मेरे पास, यहीं पर आया कि साहब मेरे पिताजी के अपराधी को पकड़िए साहब, न्याय दिलाइए करके। तो हमारी डायरी से वो हट गया था, जानकारी में नहीं था। फिर मैं पूछा थाने में ऐसा कोई मामला है? हाँ सर ऐसा मामला है, 11 का मर्डर है। तो फिर से उसकी खोजबीन चालू की, मुखबिर लगाए, सिपाही लगाए गांव-गांव में अपने। तो एक सूचना आई कि साहब एक व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि मेरा बड़ा भाई मारा है करके इसको। तो जिन लोगों को बोला उनसे जाके मिले हमने, उन लोगों को बुलवाया, अलग अलग पूछा, तो फिर घटना जुड़ते गई। फिर उसके बड़े भाई तक पहुँचे तो उसने स्वीकार किया और 2 लड़के उन्हें मिल के मारा था। तो काफ़ी संतोषजनक रहा ये जो मर्डर निकाला मैंने। मेरे को लगा कि रायपुर पोस्टिंग का जो सबसे बड़ा कारण होगा वो यही रहा होगा, उस व्यक्ति को न्याय मिला करके। तो ये ऐसे जब काम आपसे होते हैं तो बहुत ही संतुष्टि का अनुभव होता है। लगातार देखेंगे कि राजधानी रायपुर में पुलिस प्रशासन द्वारा चाकूबाजी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया था, जिस पर जो थाना क्षेत्र अंतर्गत बदमाश गुंडे थे उनकी लगातार चेकिंग की जाती थी। आपके संभाग के अंतर्गत जो थाने आते हैं उनमें किस प्रकार से चेकिंग कार्रवाई की गई? लगभग कितने चाकू जो है जब्त किए गए, कितने चाकूबाजों को आपने बुलाकर समझाइश दी? देखिए, पहले चाकू मिलना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि आम दुकान में चाकू रहते नहीं थे। तो 2 नंबर में चाकू कभी बिहार से, कभी यूपी से, या कोई हैंडमेड चाकू बनाया जाता था। अब आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो लोग डार्क वेब के माध्यम से चाकू मंगा लेते हैं घर में। ऑनलाइन जैसे कुरियर होता है वैसे ही चाकू मिल जाता है आपको। अमेजन जैसी साइट चाकू दे रही है, तो चाकू मिलना अब लोगों के पास पहुंच जो है आसान हो गई है। हमने हालांकि इन सभी कंपनियों को लिखा है कि इस प्रकार की चीज़ें ना प्रोवाइड की जाए। और इसी संदर्भ में एसपी साहब और एडिशनल एसपी लखन पटले साहब के अभियान चलाया गया कि जितने इस प्रकार से हमने साइट से संपर्क किया,
जिनको उन्होंने चाकू बेचा था, सभी को बुला के चाकू बरामद कराया, समझाया उनको। इसके अलावा भी समय समय पर चेकिंग चलती है पुलिस की, सुबह शाम रात को, कि संदिग्ध व्यक्ति जा रहा है शराब की दुकान पे या कहीं है तो उसकी जेब चेक किए तो कभी चाकू मिल गया, कभी कट्टा मिल गया, इस प्रकार से चेक करते रहते हैं उसमें। नशे की अगर बात की जाए, क्योंकि पिछले लॉकडाउन के आसपास यहाँ जो आईपीएस प्रशिक्षकों आईपीएस थे, उन्होंने एक अच्छा अभियान चलाया था, एंटी ड्रग कैंपेन, जिसकी चर्चा छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश पर हुई थी और लगभग 20 आरोपियों को ट्रेस करके राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग से कुल 20 आरोपियों को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल रायपुर पहुंचाया गया है। ऐसा आरोप था कि लगातार युवाओं को वे सूखा नशा की ओर ढकेल रहे थे, तो इसे निरंतर जारी रखने के लिए क्या कुछ प्रयास बतौर सीएसपी आप कर रहे हैं? देखिए, नशा समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है और रायपुर एक महानगर बन चुका है, तो यहाँ निश्चित रूप से युवा वर्ग नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इसी चीज़ को रोकने के लिए, चाहे वो अफीम हो, चरस हो, गांजा हो या अन्य नशे के संसाधन हो, इसके रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी सरस्वती नगर थाने में बहुत बड़ा गांजे का खेप पकड़ाया है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग मुखबिर लगा के रखे हुए हैं कि जहाँ कहीं हमको अफीम, चरस, कबीर नगर में भी बड़ा रैकेट पकड़ाया है, तो जो ट्रांसपोर्ट जो एरिया होते हैं वहाँ पे इसकी संभावना ज़्यादा होती है। बावजूद इसके सभी जगह मुखबिर लगे हैं, जब कभी ऐसा होता है उनके पर कार्रवाई की जाती है। क्योंकि आपके संभाग से और भी दूसरे जिले जो है वो जुड़ते हैं, किस प्रकार की चेकिंग आउटर क्षेत्र में रहती है या ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपने कहा कि ये एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जाता है, तो उसे रोकने के लिए किस प्रकार का प्रयास? इसमें क्या होता है, जैसे बलौदा बाज़ार हमारा जिला जुड़ा हुआ है यहाँ पर, तो बलौदा बाज़ार से शराब की तस्करी की संभावना ज़्यादा होती है। अभी हमने अपने यहाँ तो शराब पे लगभग 34 के 40 से अधिक प्रकरण केवल खरोरा थाने में अकेले में बना लिए हैं, जो कि अपने आप में एक महीने के अंदर के रिकॉर्ड है। और इसके अलावा गांजा की जो सप्लाई है, तो गांजे पे भी अभी विधानसभा ने और खरोरा थाने ने कार्रवाई की है। तो ये जो बॉर्डर एरिया होता है, यहाँ पे इसकी संभावना ज़्यादा होती है, तो गाड़ी की तलाशी, मोटरसाइकिल की तलाशी समय समय पर अभियान चलाया जाता है उसके लिए। रायपुर आकर ऐसे मतलब लगभग तो सभी अधिकारियों से आपको कोई ना कोई किसी प्रकार का प्रोत्साहन मिला होगा। ऐसा कोई अधिकारी जिनके साथ काम करके आपको अच्छा लग रहा है, जिनके साथ रह करके आप मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ मुझे आगे चल करके मुझे इनकी तरह बनना है, या कोई आइडल ऐसा एसपी साहब, आईजी साहब या डीजीपी सर? देखिए, वरिष्ठ अधिकारियों से हमेशा ही मार्गदर्शन मिलता है, पर रायपुर में आने के पूर्व, है ना, क्योंकि रायपुर में अलग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी है, राज्य की राजधानी है, तो इसकी अलग तनाव होगा, अलग चिंताएं होगी, ऐसा मेरे को अनुभव या ऐसा लगता था मेरे को। पर रायपुर आया, रायपुर एसपी साहब से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। बड़े कूल हैं वो, केवल काम देते हैं, कब हुआ कैसे हुआ नहीं पूछते, हम काम करके बता के उनको दे देते हैं। तो वो अपने अधीनस्थों पर विश्वास रखते हैं और अधीनस्थ उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए अपना जी जान लगाते हैं। तो एक रायपुर एसपी साहब की खासियत है कि वो विश्वास करते हैं स्टाफ पे, तो उनसे काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता है। उनका बहुत कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर होते हैं कि उसको किसी तरीके किस काम को किस तरीके से करना है, कोई मदद होती है तो उसे तुरंत मिल जाती है। जुआ सट्टा को रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास आपके द्वारा किया गया आपके आने के बाद? जुआ सट्टा मतलब इसको दावे के साथ कहूँगा कि मेरे रेंज पे जुआ सट्टा जैसे ये चीज़ें नहीं हो रही। लगातार जुए पे कार्रवाई कर रहे हैं। अभी विधानसभा पे जुए की कार्रवाई हुई, खमारडी में जुए की कार्रवाई हुई और इसके अलावा खरोरा में हुई। इनको पकड़ने के साथ साथ हम उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं ताकि वो हतोत्साहित हों। जुआ सट्टा क्या है, एक सामाजिक अपराध है, इसमें हम जेल भेज नहीं पाते, ये हमारी थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है कानून की, तो उसको फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए हम उनको 151 में मजिस्ट्रेट के माध्यम से जेल दाखिल कराते हैं ताकि वो हतोत्साहित हो और इस अपराध से दूर हो, तो हमारे जो क्षेत्र की जनता है वो इससे मुक्त हो और सुख चैन से जिए। महिला संबंधी अपराधों की बात की जाए तो आपके संभाग में आने वाले थाना क्षेत्रों में या आपके पास अगर कोई महिला पहुंचती है तो किस प्रकार से महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, किस प्रकार से काउंसलिंग की जा रही है, किस प्रकार से महिला संबंधी अपराधों को रोकने हेतु प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि एसएसपी महोदय द्वारा कुछ दिन पूर्व ही डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, तो आपके संभाग में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस हो गया या महिला संबंधी कोई भी अपराध हो गया, उसे रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास किया जाए? देखिए, महिला संबंधी अपराध रोकने के लिए हर थाने में महिला स्टाफ की नियुक्ति की गई है।
कम होने के बावजूद भी वो सक्रियता से अपनी ड्यूटी को निभा रही हैं। बालिका गुम होने की जो अपराध होते हैं वही सबसे ज़्यादा होते हैं। 363 के अपराध जिसमें बालिकाएं बिना बताए घर से चली जाती हैं, अधिकांश प्रेम संबंध वाले ही मामले निकलते हैं। तो इसको तत्काल कार्रवाई की जाती है छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए। ठीक है, बाज़ार पे महिला स्टाफ के साथ सिविल में भी पुरुष लगाए जाते हैं, वर्दी में स्टाफ लगाया जाता है ताकि छेड़छाड़ जैसी घटनाएं ना हो। और महिला संबंधी अपराध हमारी प्राथमिकता का विषय। डीजी साहब ने अभी 15 दिन के अंदर चालान पेश करने का निर्देश दिया है, गिरफ्तारी करके चालान पेश करने का निर्देश दिया है, तो उसका पालन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं उसमें। इतने सालों की सर्विस में कभी कोई ऐसा दौर आया होगा जहां राजनीतिक दबाव के चलते आपको कोई ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी होगी, परंतु मन नहीं माना होगा कि मैंने वो जो कार्रवाई की वो गलत की, ऐसा कोई? नहीं, अभी सौभाग्य से ऐसा समय मेरे लिए तो नहीं आया है। लॉकडाउन में लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च करके एक सिंघम की छवि सोशल मीडिया पर बनाई गई। युवाओं ने एक जो वीडियो है जो गुड़ियारी भारत माता चौक से लिया गया था उसे बहुत शेयर किया था। लगभग 50 की संख्या में अधिकारी थे, एसएसपी सहित, एडिशनल एसपी सहित सभी संभाग के सीएसपी टीआई। क्या अपराधियों के मन में खौफ पैदा करने का ये या डर पैदा करने के लिए था, या फिर जनता की सुरक्षा को लेकर के आप लोग सड़कों पर निकलते थे? देखिए, दो चीज़ें। कोरोना काल में जो हमारा उद्देश्य था कि लॉकडाउन को सफल बनाया जाए। लॉकडाउन का उद्देश्य था कि लोग घर में रहें और कोरोना की संक्रमण चेन को तोड़े। छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों में से एक था और छत्तीसगढ़ ही सबसे पहले कोरोना से रिकवर हुआ। इसका जो श्रेय है वो प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य सभी विभागों को जाता है जिन्होंने एक समन्वय के साथ काम किया और कोरोना से छत्तीसगढ़ को मुक्त किया। दूसरी बात, पुलिस का फ्लैग मार्च की बात रही, तो पुलिस का फ्लैग मार्च का उद्देश्य होता है आमतौर के सामान्य समय में कि अपराधियों के मन में खौफ पैदा करना और आम जनता के मन में विश्वास दिलाना कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा उपलब्ध है। साइबर संबंधी अपराधों की बात की जाए, पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद डेली ऐसी एफआईआर देखने को मिलती है जिसमें लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते हैं। क्या पुलिस साइबर ठगी को रोकने के लिए नाकाम है, या जनता को जागरूकता लाने में कोई कमी लग रही है पुलिस प्रशासन की तरफ? देखिए, पुलिस का काम आमतौर पे जो अन्य अपराधों में अपराध होने के बाद शुरू होता है ना। चूँकि अब ऑनलाइन का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, हर किसी के अकाउंट मोबाइल पे है, ऑनलाइन उसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसी में फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं कि आपका एटीएम ब्लॉक हो रहा है, आपको लॉटरी लग गई है, आपके नाम पे कार लगी है। इस तरीके से लोग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। तो पुलिस ही सबसे ज़्यादा जागरूकता का अभियान चला रही है कि लोग जो है अवेयर रहें। बावजूद इसके लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य रहता है कि उसके बाद अपराधियों को पकड़ कर सज़ा दिलाई जाए ताकि अपराधी भी हतोत्साहित हों अपराध करने के लिए। अपराधी बेखौफ होकर के साइबर क्राइम को इसलिए अंजाम देते क्योंकि वो या तो किसी दूसरे देश पर बैठे होते हैं या दूसरे स्टेट पर, तो ऐसा मानते हैं कि रायपुर पुलिस वहां तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए वो बेखौफ होकर इस घटना को? नहीं, ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा। रायपुर पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसी हुई है और एक जो जामताड़ा इसका गढ़ है माना जाता है साइबर क्राइम का, तो वहाँ से रूटीन में अपराधी पकड़ के लाते रहते हैं। अभी हाल में ही जो एटीएम से जो पैसे निकाल रहे थे उनको भी पकड़ के लाया गया है। मेवाती गिरोह थे, मेवाती गिरोह जो एटीएम के मामले में बहुत ही खतरनाक है, रायपुर पुलिस ने उसको लेके आया है। तो ऐसा कहना उचित नहीं है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, बावजूद लोगों को अवेयर होना होगा कि वो किसी के झांसे में ना आए और छोटे लालच में ना पड़े। एक बहुत बड़ा केस आपने किया जो खरोरा का था, एक बहुत बड़ा आपने केस को क्रैक किया है जो डकैती से जुड़ा हुआ था। क्या मानना है, अपराधी क्या क्राइम पेट्रोल की तर्ज पर या उसे प्रभावित होकर के इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, प्रभावित होना नहीं है, उससे वो टेक्निक सीखते हैं। अब आप इसको नकार नहीं सकते कि वो क्राइम पेट्रोल नहीं देख रहा है। एक जो मिश्रा वाला कांड था भिलाई का, तो उसको भी उन्होंने इसी तरीके क्राइम पेट्रोल को देख के उन्होंने बयान बताया था बाद में अनौपचारिक रूप से कि सीखा था करके। तो अपराधी निश्चित रूप से सीखता है। अपराध करने का उसका उद्देश्य, मानसिकता अलग अलग हो सकती है। किसी का चोरी लूट की नीयत से हो सकती है, किसी की जातिगत दुश्मनी हो सकती है, पर इस तरीके से सीखते हैं लोग। लॉकडाउन के बाद देखेंगे कि लगातार राजधानी के अलग अलग थाना क्षेत्रों में क्राइम ग्राफ जो है वो बड़े हुए आंकड़ों के साथ सामने आया है। तो क्या एक बेरोजगारी मुख्य वजह रही है, क्योंकि चूंकि आप लोग
अपराधियों को पकड़ते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ सामने आती है जिस वजह से वो उस अपराध में संलिप्त नजर आते हैं? देखिए, आपका सवाल में आपका आंसर छुपा है। जब कभी भी आपदा होती है, आपदा महामारी के रूप में होती है, तो लोगों के पास आर्थिक संसाधन कम हो जाते हैं। निश्चित रूप से किसी का अस्थायी रोजगार है, कोई डेली वेजेस है, किसी की नौकरी छूट गई है, कोई आईटी में है तो भी नौकरी छूट गई है, तो उसको पैसे की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से वो चोरी, लूट, छिनौती की घटनाओं में वृद्धि होती है। इसमें हम अवेयर भी हैं, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी हमको निर्देश दिया गया है कि कोरोना के बाद आईजी साहब ने सबसे पहले मीटिंग ली, कोरोना जब लॉकडाउन खत्म हुआ, कि अब आर्थिक संपत्ति संबंधी अपराध बढ़ेंगे, तो उस दिशा से हमने प्लानिंग करके लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ सीएसपी विधानसभा राहुल देव शर्मा जी। आपको फिर से एक बार प्रमोशन की बहुत बहुत बधाई टीसीपी 24 न्यूज़ की तरफ से। थैंक यू। अरुण जंगेल के साथ कुणाल। थैंक यू।